यह हमारा भारत है और यह है भारत का हरियाणा राज्य और इसके बगल में यह है पंजाब राज्य। आज ये दोनों अलग अलग राज्य है, लेकिन पहले ये दोनों राज्य एक ही हुआ करते थे जिसका नाम था पंजाब। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि हरियाणा को पंजाब से अलग करके अलग राज्य क्यों बनाया गया, हरियाणा का इतिहास क्या है, अंग्रेजों के दौर में और आज़ादी के बाद हरियाणा की क्या स्थिति रही थी और कैसे और कब हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो हरियाणा को अलग राज्य या फिर हरियाणा कैसे अस्तित्व में आया, ये जानने से पहले हमें हरियाणा का थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा। तो वैसे तो हरियाणा का अस्तित्व हमेशा से ही रहा है, लेकिन इसके आधुनिक इतिहास की शुरुआत साल 1803 से होती है। साल 1803 वो दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसी दौरान मराठाओं का भी बहुत बोलबाला था और भारत के एक बड़े हिस्से पर मराठाओं का भी शासन था। तो साल 1803 में मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें मराठाओं को हार मिली। इसके बाद मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ, जिस समझौते के तहत मराठाओं ने हरियाणा क्षेत्र को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में हरियाणा चला गया। तो मराठाओं से हरियाणा को हथियाने के बाद अंग्रेजों ने इसे नॉर्थ प्रोविंस का हिस्सा बना दिया। उस समय नॉर्थ प्रोविंस में उत्तर प्रदेश और मेरठ के कई इलाके आते थे। इस तरह हरियाणा उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गया। कब तक? साल 1857 तक, क्योंकि जब साल 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की शुरुआत अंबाला से होनी थी, लेकिन अंग्रेजों को इनकी भनक लग गई। इस कारण मेरठ के सैनिकों को मेरठ से संग्राम की शुरुआत करनी पड़ी। मेरठ के भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, उन्हें मारना शुरू कर दिया और मारते मारते वहां आगे बढ़ने लगे और इस तरह वह दिल्ली तक पहुंच गए। और दिल्ली में उन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को सेंट्रल लीडर बना दिया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि बहादुर शाह जफर एक मुगल शासक था और मुगलों का भी बहुत ज्यादा अत्याचार देश पर हुआ था। मुगलों ने सिख धर्म गुरुओं की भी हत्या की थी। बस अंग्रेजों ने एक बार फिर इसी बात का फायदा उठाते हुए पंजाब के सिखों को मुगलों के प्रति भड़काना शुरू कर दिया ताकि सब एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध ना कर सके। और इसका नतीजा अंग्रेजों को काफी फायदा मिला, क्योंकि 1857 की क्रांति में पंजाब की बहुत सी रियासतों ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया था और अपना उत्साह भी इतना ज्यादा नहीं दिखाया था। इसका कारण सिर्फ एक ही था कि सेंट्रल लीडर बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। इस कारण पंजाब ने इस विद्रोह में पूरी तरह से भाग नहीं लिया था। अब अंग्रेजों को भी लगा कि अंबाला और मेरठ की बजाय पंजाब एक ज्यादा भरोसेमंद क्षेत्र है, क्योंकि वहां के लोग फिलहाल देश की क्रांति में इतना बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले रहे हैं। इस कारण जब साल 1857 की क्रांति शांत हुई तब अंग्रेजों को लगा कि कहीं फिर से ऐसा विद्रोह हो। इससे पहले ही अंग्रेजों ने हरियाणा को अब नॉर्थ प्रोविंस में ना रखकर पंजाब का हिस्सा बना दिया। इस तरह से साल 1858 से हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया था। तो साल 1858 में पंजाब में हरियाणा को मिलाने के बाद किसी ने भी कभी हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की आवाज नहीं उठाई। हालांकि उस वक्त परिस्थितियां भी इसके अनुकूल नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों का अत्याचार काफी बढ़ रहा था और हमारा भारत एक देश के रूप में एकत्र होने की कोशिश में लगा था ताकि सब मिलकर देश को आजादी दिला सके। फिर हरियाणा के बारे में यह चुप्पी साल 1925 में टूटी जब मुस्लिम लीग की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा के बारे में 20वीं सदी में पहली बार चर्चा की गई। इस बैठक में मुस्लिम लीग के एक सदस्य जिनका नाम पीरजादा मोहम्मद हुसैन था, ये उनकी इमेज है। तो इन्होंने पहली बार हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात रखी। हालांकि उनकी बात किसी निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंची। इसके बाद साल 1928 में एक बार फिर हरियाणा की मांग सर्वदलीय बैठक में उठी। इस बैठक में कांग्रेस, हिंदू महासभा, दलित महासभा और मुस्लिम लीग जैसी तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इस महासभा का मूल उद्देश्य इस विषय पर चर्चा करना था कि कैसे सभी व्यक्ति को एक संविधान के नीचे लाया जाए और सभी को एक समान अधिकार मिले। और यहाँ पर एक बार फिर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठी थी। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि हरियाणा और अंबाला की बोली, रहन सहन और खान पान में काफी अंतर है। इस आधार पर दोनों को अलग कर देना चाहिए। इस बैठक में कई लोगों ने इस मांग का समर्थन भी किया था, जिसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित नेकीराम और सर छोटूराम प्रमुख थे।
लेकिन इन विचार का विरोध हुआ और यह विरोध बहुत ही ताकतवर पार्टियों के द्वारा हुआ। इस विचार के विरोध में हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी और आर्य समाज भी थे। ये तीनों पार्टियां नहीं चाहती थी कि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया जाए। ये तीनों पार्टियां हरियाणा को पंजाब के साथ रखने के पक्ष में थे। इस वजह से यह विचार एक बार फिर हकीकत में नहीं बदल पाया। इसके बाद इसकी आवाज़ उठी साल 1931 में। साल 1931 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। तब भारत का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन्होंने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने लंदन में कहा कि अंबाला के नीचे का हिस्सा जिसे हरियाणा कहा जाता है उसे अंबाला से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, पहनावा ये सब अंबाला के लोगों से अलग है, इसलिए आपस में तालमेल नहीं बैठता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की मांग वहाँ लंदन तक पहुँच गई थी, पर यहाँ पर भी बात निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुँच पाई। फिर साल 1932 में एक बार फिर एक राष्ट्रवादी नेता ने इस विचार के ऊपर बहुत काम किया, लेकिन उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। और सफलता ना मिलना लाजमी भी था, क्योंकि यह एक ऐसा दौर था जब देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और तरह तरह के आंदोलन अपने चरम सीमा पर थे और पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि किस तरह से देश को आज़ाद कराया जाए। ऐसे में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग बहुत ही छोटी मांग थी, जिस पर किसी का भी ध्यान न जाना लाजमी भी था। इसके बाद इस विचार पर साल 1946 तक कोई काम नहीं किया गया। फिर 1946 में जब देश आज़ाद हुआ तो एक बार फिर हरियाणा को अलग राज्य बनाने के लिए कई जगहों पर मांग शुरू कर दी गई। साल 1948 में मास्टर तारा सिंह ने एक विचार रखा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने राज्य को पंजाबी सूबा से भी ज़्यादा बड़ा पंजाबी राज्य बनाना है, लेकिन उनकी यह बात संविधान की मूल भावना के विपरीत थी, क्योंकि संविधान कभी भी धर्म के आधार पर राज्य बनाने की अनुमति नहीं देता। इसलिए इस विचार से पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, लेकिन यह विचार कहीं ना कहीं आम लोगों के दिलों में जरूर बैठ गया था। इसके बाद साल 1949 में भीमचंद चच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पंजाब और हरियाणा की समस्या को सुलझाने के लिए चच्चर फॉर्मूला दिया। इस फॉर्मूले में यह कहा गया कि इस पूरे राज्य को 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए, जिसमें से ऊपर का क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र हो और नीचे का क्षेत्र हिंदी क्षेत्र हो, और पंजाबी क्षेत्र में हिंदी भाषा पढ़ना भी अनिवार्य हो और हिंदी क्षेत्र में पंजाबी भाषा पढ़ना भी अनिवार्य हो। लेकिन इस फॉर्मूले का आम लोगों ने काफी विरोध किया। जैसे पंजाबियों ने कहा कि हमारी भाषा तो पंजाबी है, तो हम हिंदी भाषा क्यों पढ़े, और वहीं हिंदी भाषी लोग जो कि हरियाणा में रहते थे उन्होंने कहा कि हम पंजाबी क्यों पढ़े। इस कारण यह फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ। और तभी साल 1953 आ गया। 1953 में एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम पोती श्री रामुलु था। ये उनकी इमेज है। तो ये हैदराबाद में भूख हड़ताल पर बैठ गया। वे भी अपने तेलंगाना राज्य को अलग बनाने की मांग कर रहे थे, जिस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है कि तेलंगाना अलग राज्य क्यों बनाया गया। तो इस भूख हड़ताल के कारण पोती श्री रामुलु की मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत ने केंद्र सरकार के कान खड़े कर दिए, क्योंकि केंद्र सरकार को लगा कि आज एक व्यक्ति की मौत हुई है, कल कोई ऐसी ही मांग लेकर बैठेगा तो और दूसरे कई व्यक्तियों की भी मौत हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम राज्य पुनर्गठन आयोग था। इस आयोग का काम था कि वो पूरे भारत में भ्रमण करके पता लगाए कि भारत में वास्तव में कितने राज्यों की जरूरत है और राज्यों का विभाजन किस आधार पर होना चाहिए। तो इस आयोग ने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर होना चाहिए। उस समय इस आयोग ने 13 राज्यों को और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की अनुशंसा की, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों को और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को ही मंजूरी दी। अब हैरानी की बात यह थी कि इसमें हरियाणा राज्य शामिल नहीं था, यानी पंजाब का विभाजन नहीं हुआ था। पंजाब के लिए इस रिपोर्ट में वही बातें बताई गई जो चच्चर फॉर्मूले में पहले ही बताई जा चुकी थी। इसलिए पंजाब के लोगों को कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि यह आइडिया तो पुराना था जिसका उन लोगों ने पहले भी विरोधी किया था। फिर साल 1960 में संत फतेह सिंह ने एक अलग राज्य की मांग को लेकर अनशन शुरू कर दिया, लेकिन तभी मास्टर तारा सिंह बीच में आ गया और उन्होंने संत फतेह सिंह का अनशन बंद कराया और वे खुद अनशन पर बैठ गया। लेकिन 48 दिनों बाद उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ दिया और यहाँ पर भी उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद साल 1965 आ गया, जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी दौरान संत फतेह सिंह ने एक बार फिर अनशन शुरू कर दिया और उन्होंने यह चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के अंदर उनकी मांग नहीं पूरी की गई तो वे आत्महत्या कर लेंगे।
अब उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जब उन्हें यह पता चला तो उन्होंने संत फतेह सिंह से मुलाकात की और उन्हें कहा कि इस वक्त हमारा देश बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। ऐसे में हम फिलहाल इस मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए इस वक्त हमारा देश ज्यादा जरूरी है। यह सब सुनकर संत फतेह सिंह को भी शास्त्री जी की यह बात बिल्कुल सही लगी और उन्होंने भी पहले देश को प्राथमिकता दी और अपना अनशन खत्म कर दिया। इसके बाद जैसे ही 1965 का युद्ध खत्म हुआ, तब संत फतेह सिंह ने दोबारा अनशन शुरू किया, जिस कारण केंद्र सरकार ने एक संसदीय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष हुकुम सिंह को बनाया गया। इन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम पंजाब सीमा पुनर्गठन आयोग था और इस आयोग का काम था कि वह पता करे कि किस तरह पंजाब का विभाजन किया जाए। इस समिति ने 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। तो इस तरह से हरियाणा को एक अलग राज्य बनाया गया था और हरियाणा की राजधानी किस शहर को बनाया गया वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।